हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का यानी संपूर्ण पेपर को जो है संपूर्ण राजन सीरीज को जो है हम लोग बिल्कुल समाप्त करने वाले। ये पेपर नंबर 4 है और इसमें जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है जितना भी आपके राजन सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है सबको जो है समाप्त करेंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो आपका ये मैथ है, गणित है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2030 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण मैराथन के द्वारा हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है बिल्कुल समाप्त करते हैं। और ये मैथ का जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2016 का 17, 19, 20, 21 और 23 यानी 6 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं और उसका जो है लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में कि क्या है क्वेश्चन। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन करके जो है आप लोगों के पास जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ऋण किस में होगा। तो ऋण देखिए यहाँ भी ऋण है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है आपसे पूर्णांक के बारे में, यानी पूर्णांक संख्या के बारे में। जो पी बाई क्यू के रूप में ना रहे उसी को जो है हम लोग पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? जो पी बाई क्यू के रूप में जो है नहीं रहता है उसी को हम पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पूर्णांक पी बाई क्यू के रूप में कौन सा नहीं है, ये -3/5 है। उसके बाद में यहाँ पे √7 है। तो ये जो है इमेजिनरी संख्या ये आपका आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें बा नंबर की, तो बा यहाँ पे जो आपका -5 दिया है तो ऋण हो गया ये। उसके बाद में ये 5, 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पूर्णांक संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट हो गया। उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समाप्तवर्तक क्या होगा। तो हम यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि इसका एलसीएम जो है क्या होता है। एलसीएम हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम एलसीएम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम अगर हमको ज्ञात करना है, एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे जो है 2, 12, यहाँ पे 9 है, 9, 12 और उसके बाद में 18 का एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम ये बात जो है ध्यान रखते हैं, अगर किसी का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 2 से अगर कटता है तो 2 से काटेंगे। तो अगर हम यहाँ 2 से काटते हैं तो 9 का 9 रह जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। उसके बाद में हम 2 से एक बार और काटते हैं तो 2 9 रहेगा यहाँ पे और 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रहेगा। अब इसके बाद जो है 200 संख्या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 3 एक्केम 3 हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। उसके बाद में एक बार और 3 से काटेंगे तो 3 एक्केम 3, 1 और 3 एक्केम 3। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि सभी का जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये डबल 2 है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36 होगा। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम जो प्राप्त होगा ये 36 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होता है यहाँ पे। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या होता है पी बाई क्यू और यहाँ पे दिया है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जो हर में रहता है ये जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गया 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सभी जो है ये परिमेय संख्या होती है। अगर हम 2/0 लिख दें तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद में अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आता है, जैसे पाई हो गया आपका, ये पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि परिमेय संख्या नहीं है,
अर्थात इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परिमेय संख्या अगर नहीं है तो आपका अपरिमेय कौन सा है। तो जैसा कि हमने बताया कि अपरिमेय संख्या यहाँ पे पाई होता है, तो अपरिमेय संख्या आपका यहाँ पे पाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बाकी सब जो है परिमेय संख्या होती है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो जो है 100 हो जाएगा, जो कि पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पे क्यू क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। ए भी जो है परिमेय हो जाएगा, ए भी परिमेय हो जाएगा, ए भी परिमेय हो जाएगा। और ये 5/√36 जो दिया है 5 ये प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा। ए भी जो है ये जीरो नहीं है, यानी ये परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जो है परिमेय नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो पाई होता है ये परिमेय संख्या नहीं होती है। उसके बाद में हम इसके बाद जो है 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 9.5 का जो है मान होगा। यहाँ पे इसका जो है स्क्वायर क्या होगा, 9.5 और 9.5 पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद में इसमें ये दशमलव का कोई रोल नहीं होगा, बाद में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे क्या होगा। तो 5 25 होगा और उसके बाद में 5 9 45 होगा, 45 2 होगा 47। उसके बाद में 9 बच्चे जो है 45 होगा और 9 9 81 और 81 4 होगा 85। उसके बाद में यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा और 5 1 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9। अब यहाँ पे हम दशमलव का रोल देखे थे, तो दशमलव का मतलब ये हो गया कि इधर जो दाहिने तरफ से जो जितनी संख्याएं रहेंगी उसी को जो है जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। दशमलव के जो है दाहिने तरफ जितने अंक रहेंगे उतने दशमलव के उतने संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव हो गया, उसके बाद में यहाँ पे 2 अंक हो गया, दशमलव हो गया। तो आपको 2 अंकों के बाद जो है दशमलव लगाना है। तो 1 अंक हो गया ये, 1 अंक ये हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे जो है आप दशमलव लगा सकते हैं। तो 90.25 यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे आ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है 5 नंबर में दिया है, जो वर्ग दिया हुआ है 40 और 50 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो अगर हम 40 और 50 की अगर मध्य बिंदु की बात करें तो मध्य बिंदु आपके सूत्र से इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर मध्य बिंदु निकालना हो तो इसमें क्या होगा, ये जो अंतिम संख्या होती है, अंतिम संख्या और माइनस प्रारंभिक संख्या बटे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। अगर इसमें ये जो है 50 हो गया और उसके बाद में यहाँ पे 40 हो गया, तो 50 और 40 इसको जोड़ेंगे, 50 40 होगा 90 और 90 का जो है आधा होगा, कितना होगा, ये 45 होगा। तो 45 आपका जो है ये जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर मध्य बिंदु को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 40 दिया है और उसके बाद में यहाँ पे 50 दिया है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 40 होगा, उसके बाद में 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा, 45 होगा, 46, 47, 48, 49। अगर आपको ये फार्मूला जो है नहीं याद आता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इधर से जितनी संख्या जो है काटें, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 3 अगर कैंसिल करते हैं तो इधर भी 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 1, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, तो मिडिल में जो है संख्या प्राप्त होगी, यही आपका मध्य संख्या होगा। तो 45 यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। उसके बाद में हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जो है बात करेंगे। इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर, इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर इसके अलावा भी अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाज्य संख्या का, जैसे हो गया एक भाज्य संख्या हो गया, इसी को कहते हैं संयुक्त नंबर, संयुक्त संख्या कहेंगे, और इसी को कहेंगे यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। अगर इसमें हम बात करें भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 2 है
इसमें ये 1 से कैंसल होगा और ये 2 से कैंसल होगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 आपका क्या होगा, ये 1 से कैंसल होगा। 1 से मतलब 1 फैक्टर होगा और उसके बाद में यहाँ पे 2 फैक्टर होगा और उसके बाद में यहाँ पे 4 फैक्टर होगा। तो ये मतलब ये है कि 2 से अधिक जो है इसके फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं इसमें 2 फैक्टर है, इसीलिए ये जो है भाज्य संख्या नहीं है 2। और उसके बाद में अगर हम 4 की बात करें तो मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से जो है अधिक फैक्टर है। ये मोर देन जो है मोर देन 2 फैक्टर है। तो इसीलिए जो है 4 आपका जो है यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट जो है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये 4 आपका क्या होगा यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या। ये भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? सीटेट में, यूपीटेट में ये सभी जो है क्वेश्चन बनते हैं। अगर उसमें उसके बाद हम बात करें कि सबसे छोटी ये भाज्य सम संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं सम संख्या। अगर सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या की हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो विषम संख्या आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और उसके बाद में ये 9 से कटेगा। तो इस प्रकार से मोर देन 2 फैक्टर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाज्य संख्या होती क्या है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे 1 मिनट, अब हम लोग जो है अगर एक नंबर जो 1 होता है कि 1 क्या होता है? तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सार्वत्रिक गुणांक होता है, ठीक है? ये यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल ये फैक्टर होता है, ठीक है? ये ना तो जो है प्राइम होता है, प्राइम, और ना ही जो है ये कंपोजिट होता है। इनमें दोनों में से जो है एक कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर हम इसके बाद में यहाँ पे भाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने बात किया, अब अगर हम बात करें अभाज्य संख्या के बारे में, इसे जो है प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अगर इसके बारे में हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है, ठीक है? ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर का मतलब हो गया एक रहेगा और उसके बाद में जो संख्या रहेगा उससे विभाजित होगा, यानी इटसेल्फ, यानी स्वयं से यह विभाजित होगा। अब इसमें अगर ये आपको अगर नहीं समझ में आया है तो हम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे 2 हो गया, 2 जो है किससे किससे विभाज्य होता है, यहाँ पे दिया है कि 1 और स्वयं से विभाज्य हो, 1 से ये विभाज्य होगा और उसके बाद में ये 2 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से जो 2 होता है ये सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है? इसको क्या कहेंगे, ये सम अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या। अगर इसमें हम देखें कौन-कौन सा संख्या होता है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13। तो ये आपका क्या होगा, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या हो गया और एक यहाँ पे जैसा कि हमने बताया एक ना तो जो है भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो इसको जो है ध्यान देना, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 2 क्या हुआ, सम अभाज्य संख्या हुआ। अब इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे 3, 5, 7, ये जो है इम्पोर्टेंट नंबर है। अगर इसमें ये ओनली पेयर, ये पेयर के रूप में रहता है, जैसे यहाँ पे 3, 5, 7, इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का जो है गैप है। यही एकमात्र संख्या होता है जिसमें जो है एक क्रम में रहता है जो कि अभाज्य संख्या होता है। ये क्रम में रहता है, ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक है? और अगर स्मॉलेस्ट अभाज्य से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम इसके ये 6 नंबर, कौन सा ये क्वेश्चन प्रश्न था, ये आपका था यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपका 6 नंबर था। 6 नंबर में दिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या हमने कहा कि जो 1 से विभाज्य हो और उसके बाद में इटसेल्फ है, मतलब स्वयं से विभाज्य हो। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो हुआ 2 हो गया, 3 हो गया और 11 हो गया। ये जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन के जो है संबंधित जितने भी हमने यहाँ पे बेसिक, यानी जैसा कि लिखा है जीरो टू हीरो थंबनेल में, तो यहाँ पे हमने भाज्य संख्या के बारे में बात किया, अभाज्य संख्या के बारे में बात किया, उसके बाद में इसका आंसर देखा कि क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है। तो ये आपको जो है समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, इसमें केवल जो है साइन चेंज हो जाता है, तो +3/4 हो जाएगा। और अगर हम बात करें ये -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, साइन तो वही रहता है गुणात्मक प्रतिलोम में, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि जो हर में रहता है अंश में, यानी पलट जाता है। पलट का मतलब हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3। इसको हम जो है अगले ये वीडियो या इसी में जो है बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे कि किस प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम होता है और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अगर इसकी बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम कर्मशः होगा, यहाँ पे होगा कर्मशः। तो सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम आपका +3/4 प्राप्त हुआ, तो प्लस प्लस किसमें है, 3/4 यहाँ भी है, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ये सही होगा। लेकिन अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो -4/3, तो -4/3 ये आपका इस प्रकार से बा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। जो रेखीय समीकरण है कि इसमें से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक घात जिसमें है वो रेखीय समीकरण होगा, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 2 घात है, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका सा आंसर होगा, ये जो है ये रेखीय समीकरण ना होकर द्विघात समीकरण है। 9 नंबर में दिया है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -16 का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम में हमने बताया था कि केवल साइन चेंज होता है, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब क्यों होगा, क्योंकि -16 का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +16। हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो है केवल आपका साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा, +16 आपके ऑप्शन में है ही नहीं, -8 है, 8 है, और 8 पे पावर -1 है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे द सही हो जाएगा। उसके बाद में हम 10 नंबर की हम बात करते हैं, तो 10 नंबर में क्या दिया हुआ है कि जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है। जब 2 अनुपात जो है जो समान होते हैं तो इस प्रकार के संबंध को जो है समानुपात कहते हैं। उसके बाद में हम जो है 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में क्या दिया है कि समानुपाती पदों 20, 30, 60 और 90 में यहाँ पे मध्य पद बताना है कि मध्य पद, तो इसमें जो है ये 20 हो गया और उसके बाद में 90 हो गया। 20, 90 आपका क्या होगा कि ये जो है ये बाह्य पद होगा, ये बाह्य पद होगा। और उसके बाद में 30 और हम 60 की बात करें तो ये जो है मध्य पद होगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 30 और 60 कहाँ दिया है? 30 और 60 मध्य पद है। ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन जो होगा ये द सही हो जाएगा। उसके बाद में हम 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 12 नंबर में दिया हुआ है कि 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है। क्योंकि तो सबसे पहले ये जानिए कि समानुपात का कंडीशन क्या होता है? समानुपात का कंडीशन ये होता है कि बाह्य बाह्य पदों का गुणनफल और उसके बाद में जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है ये बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये समानुपात में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाह्य पद की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 हो गया और 1000 हो गया। तो बाह्य पदों का गुणनफल हो गया 25 गुणे 1000। उसके बाद में हम मध्य पदों का गुणनफल देखते हैं तो 75 गुणे 500 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। अब हम यहाँ पे बात करें तो ये 250 प्राप्त हुआ और उसके बाद में यहाँ पे 5 25 और 7 पचे 35, 2 37 प्राप्त हुआ। तो ये जो है ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे ऑप्शन में कि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बाह्य पद तो है, बाह्य पद भी है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका बा सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमें जो है यहाँ पे 250 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे जो है 375 प्राप्त हो रहा है। मध्य पदों का गुणनफल यहाँ पे दिया है कि मध्य पदों का गुणनफल 3750 होगा। नहीं, यहाँ पे 3750 नहीं होगा, ये भी गलत है। मध्य पद ये है, मध्य पद का गुणनफल करेंगे तो डबल जीरो यानी ये 7500 प्राप्त होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जो है 12 नंबर की बात की। 12 के बाद में जो है हम लोग 13 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर में दिया है कि कौन सा जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू होना चाहिए और क्यू इक्वल टू नॉट जो है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ भी जीरो नहीं है। और पाई जो होता है ये पाई आपका जो है ये अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपके सी टेट यूपी टेट और उसके बाद में डीएलएड में जो है ये पाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, फिर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 13 नंबर की बात करें तो ये अगर यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, इसके आगे जीरो और ये 5/4 हो जाएगा। यानी बिल्कुल जिसमें जो है यहाँ क्यू क्यू इक्वल टू नॉट जो है जीरो होना चाहिए। तो यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये सभी परिमेय संख्या है और इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यहाँ पे पूछा गया है कि परिमेय संख्या अगर नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका जो अपरिमेय संख्या यहाँ पे पाई जो होता है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और जो पाई का मान होता है 22/7, 22/7। यहाँ पे परिमेय संख्या का क्या हमने डिफिनेशन दिया कि पी बाई क्यू होना चाहिए और जो हर रहता है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हर का मान जो है जीरो नहीं है, इसीलिए ये जो है आपका परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है और उसके बाद में 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या होता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद करे रहिएगा। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद धन पूर्णांक होगा। यहाँ पे धन की बात कर रहा है और उसके बाद में पूर्णांक की बात कर रहा है। तो पूर्णांक है 3a, जैसे यहाँ पे 5 के बाद कौन सा पूर्णांक होगा, अगर एक हम जोड़ देते हैं तो 6 होगा। 6 के बाद कौन सा पूर्णांक होगा, एक अगर हम ऐड कर देते हैं 7 होगा। ठीक है? तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो 3a + 5 में अगला पूर्णांक क्या होगा, इसमें जो है आप एक जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो 3a प्लस 5 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 3a + 6 आपका ये अगला पूर्णांक होगा।
तो 3 ये प्लस 6 आपका ये अगला पूर्णांक होगा। इस प्रकार से आपका बा सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर की हम बात करते हैं। 15 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से योगात्मक तत्सम क्या होता है? योगात्मक तत्समक क्या होता है? ठीक है? तो वह संख्या जो स्वयं के बराबर हो, उसी को कहते हैं तत्समक, ठीक है? अगर हम योगात्मक तत्समक की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक देखेंगे, उसके बाद में गुणात्मक तत्समक देखेंगे। इसमें क्या होता है कि योगात्मक तत्समक का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या है तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या स्वयं का प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या स्वयं का प्राप्त होगा। अगर हम 9 में जो है 0 जोड़ते हैं तब भी जो है 9 प्राप्त होगा। अगर हम 10 में यानी कोई भी संख्या हो गया उसमें अगर हम अ, 0 जोड़ते हैं तो यानी मान लो कि यहाँ पे नंबर हो गया और इसमें कोई भी नंबर हो गया, इसमें 0 जोड़ते हैं तो आपका नंबर प्राप्त होगा। तो इसी को कहते हैं योगात्मक तत्सम। तत्समक मतलब होता है कि जो स्वयं के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपका योगात्मक तत्समक जो है, ये आपका यहाँ पे 0 होगा। योगात्मक तत्समक ये आपका होगा योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। अगर हम बात करें गुणात्मक तत्समक की, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। यहाँ से जो है ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है, इसीलिए हम यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये फर्स्ट हमने देखा योगात्मक तत्समक क्या होता है और उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या जैसे यहाँ पे जो है 8 में हमने क्या जोड़ा कि ए, योगात्मक यहाँ पे योग यानी कोई संख्या में हम किसका योग करें कि वही संख्या स्वयं का प्राप्त हो। तो जिसका योग करते हैं वो स्वयं स्वयं का संख्या प्राप्त होता है, वही होता है योगात्मक तत्समक। और उसके बाद में हम गुणात्मक तत्समक की बात करें जैसे यहाँ पे 5 हो गया, तो इसमें हम ऐसा क्या जो है सिस्टम बनाएं कि वही संख्या प्राप्त हो। तो इसमें अगर हम यहाँ पे गुणात्मक है तो गुणा करना है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे योगात्मक है तो यहाँ पे हमने योग किया, अगर गुणात्मक है तो यहाँ पे हमने गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद मतलब किस संख्या से गुणा करें कि तत्समक, ठीक है? योगात्मक तत्समक यानी स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाए। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 आपका गुणात्मक तत्समक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्समक का मतलब होता है कि स्वयं वही संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर 5 में अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 6 में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अगर कोई नंबर है उसमें जो है हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या नंबर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये गुणात्मक हो गया, ये आपका 0 नहीं होगा, ये योगात्मक तत्समक होता है 0। लेकिन ये जो है, ये 0 आपका नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 1-1 जो दिया हुआ है, ये 1-1 जो दिया है, यही है आपका गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्समक। तो इस प्रकार से गुणात्मक तत्समक आपका हो गया, 0 हो गया और योगात्मक तत्समक आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक क्या होता है? तो योगात्मक तत्समक इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे योगात्मक तत्समक जैसा कि हमने बताया तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? योगात्मक तत्समक आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल हमने जो है विस्तार से यहाँ पे आप सभी लोगों को बताया कि योगात्मक तत्समक के बारे में और इसके आगे जो है हम लोग गुणात्मक तत्समक के बारे में जो है बात किया। ये गुणात्मक तत्समक यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है 16 नंबर में दे रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा? तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 7/3 को योगात्मक प्रतिलोम अगर करेंगे तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब होगा -7/3। केवल आपको साइन चेंज करना है। जैसा कि हमने योगात्मक प्रतिलोम
योगात्मक तत्समक के बारे में हमने बताया और उसके बाद में योगात्मक गुणात्मक तत्समक के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन का सरलतम रूप क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर। अगर इसको हम ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे लगा दे तो ए प्लस बी होता है और उसके बाद में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये ए हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और उसके बाद में हो जाएगा एक्स माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन आप होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना प्राप्त होगा, एक्स माइनस वन होगा और उसके बाद में एक्स प्लस वन होगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा। 6 और 54 का जो है मध्य अनुपाती क्या होगा, इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य अनुपात क्या होगा। तो अगर हम 6 हो गया, यहाँ पे हम मान ले x, उसके बाद में 54, ये मध्य पद हो गया और ये 54 और 6 जो है ये बाह्य पद हो गया। 6 और 54 जो है ये बाह्य पद हो गया। इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में 6 गुणे 54। यहाँ पे हम अगर x का मान जो है बता दे किसी प्रकार से तो जो है आपका वही मध्य अनुपाती होगा। तो अगर हम इसको जो है 6 को 2 3 6 कर सकते हैं और 54 को जो है यहाँ पे 54 बराबर क्या कर सकते हैं कि 6 नवा 54, इसको जो है हम लोग और फैक्टर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9। अब यहाँ पे जो है 1 हो गया 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम निकालें इस प्रकार से, ये 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 2 3 3 और 3। अगर इसका अंडर रूट हम निकालें तो ये 2 हो गया 2 हो गया, तो बाहर जो है एक ही रहेगा। इसका जो है पेयर बनाएंगे तो 3 हो गया 3 हो गया, एक 3 हो गया बाहर, यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर हो गया। इस प्रकार से यहाँ 3 त्रिक 9 9 दूना 18, ये आपका x का जो वैल्यू आएगा, x का मान आएगा ये 18 आएगा। तो इस प्रकार से ये मध्य अनुपाती हो जाएगा, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती यहाँ पे आपका आंसर आया 18। तो 18 नंबर इस प्रकार से जो है कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखें 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पे किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होगा। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या हो गया, एक हो गया, इसमें क्या बोल रहा है कि शून्य घटाने पर प्राप्त होगा। हम इसमें से जो है शून्य घटाते हैं तो शून्य घटाने पर जो है प्राप्त होगा, हमें स्वयं का संख्या प्राप्त होगा। अगर 2 हो गया, 2 में से पूर्ण संख्या ये भी हो गया, 4 भी पूर्ण संख्या हो गया, शून्य अगर हम घटाते हैं तो शून्य 2 प्राप्त होगा। 4 में से जो है पूर्ण संख्या शून्य अगर घटाते हैं वो भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया है कि 0 1 या वही संख्या, तो वही संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम 20 नंबर की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या है। 20 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो है इसमें से कौन सा है। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो ये क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा। अगर हम इसी में जो है जीरो को शामिल कर गए तो उसी को कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। अगर यहाँ पे जो है जीरो को हम शामिल कर दें तो इसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक संख्या यहाँ पे 4 हो गया 5 हो गया, तो ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, उसके बाद में परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो है ये जो 5 होगा ये आपका प्राकृतिक संख्या होगा। कहा गया है कि 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी इसमें जो है इसको चेक करना पड़ेगा कि 1 माइनस
8x। अब इसमें हम अगर क्या जोड़े, अगर 8x स्क्वायर को अगर जोड़ ले तो यहाँ पे जो है ये इतना जो है ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसको अगर इसका जो हम करेंगे तो ये जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर एक हम जोड़ लें 1 माइनस 8x और प्लस एक अगर कर दें तो इसका क्या होगा 2 माइनस 8x होगा, जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये प्राप्त होगा 2 चौक 8, जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम साग नंबर की बात करें तो 1 माइनस 8x और अगर हम इसमें जो है 16x स्क्वायर जोड़ लें प्लस 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो ये जो है समीकरण किस प्रकार से बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1। अब इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 4x स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं और उसके बाद में 2 गुणे 4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 दूना 8, इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बना कि a माइनस बी आप होल स्क्वायर बना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 आप होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो अगर हम इसमें जो है अगर हम जो है प्लस 16x स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे जो है आपका ये वर्ग बन जाएगा। ये यही रूप है जो इतना प्राप्त हुआ है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये रूप इसका मान क्या होता है ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो ये जो है पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 16x स्क्वायर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे भाज्य का सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले ये जान लिए कि जो नेचुरल नंबर होता है ये क्या होता है। तो इसको एक से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और अगर होल नंबर की बात करें, होल नंबर, तो होल नंबर में अगर इसमें जो है हम जब जीरो को शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में तो वो जो है आपका होल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या है तो सबसे छोटी जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है आपका। ठीक है, 23 नंबर का यहाँ पे आपका बासही हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की संख्या, यानी एक की पूर्ववर्ती मतलब अगर -1 कर देंगे तो ये 0 प्राप्त होगा, जो कि 0 आपका ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर अनुवर्ती संख्या यहीं पे अगर पूछ ले, अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती मतलब आने वाला संख्या, आने वाला संख्या। तो आने वाली संख्या में क्या होता है कि एक है तो उसमें हम जोड़ते हैं तो 2 होगा। ठीक है, ये अनुवर्ती है, ये अनुवर्ती संख्या है और उसके बाद में ये आपका ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आशा ही होगा। उसके बाद में 25 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका जो है गुणनखंड करना है। 25 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का यहाँ पे हमको गुणनखंड करना है। इसका जो है जब गुणनखंड हम करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर गुणा करेंगे ये जो 2 घात वाला है और इसमें कोई घात नहीं है। ठीक है, 5 एक्के 5 यहाँ पे एक छिपा है, तो 5 एक्के 5 और कितना जो है यहाँ पे अगर माइनस है तो हम माइनस करते हैं। तो माइनस यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4 होगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और माइनस 5 होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और माइनस 5 होगा। अब यहाँ पे आपका होगा एक्स स्क्वायर
अगर हम इसमें x अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन होगा, x माइनस 5। अब यहाँ पे x माइनस 5 आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो x माइनस 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। तो इसका ये जो है ये गुणनखंड आपका प्राप्त हो गया, x माइनस 5 x प्लस 5, x माइनस 5 x प्लस 5, यहाँ पे है x माइनस 5 x प्लस 1, यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर का आपका आ सही हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर में क्या दिया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 27 नंबर की हम बात करते हैं। 27 नंबर में क्या दिया है कि 16 और 40 का जो है तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ए ये समानुपात हो गया, बी अगर हम तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर, यानी बाहर को बाहर में गुणा करते हैं और अंदर को अंदर में। तो हमको जो है यहाँ पे x का मान हम तृतीय अनुपात यानी x का मान जो है अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ये, ठीक है। तो ये जो x का मान अगर हम ज्ञात कर ले जाते हैं तो ये तृतीय अनुपात होगा। तो a का मान दिया है, यहाँ पे b का मान दिया है, तो b बराबर क्या होगा, यहाँ पे b बराबर आपका हो जाएगा 40 जो कि मान दिया हुआ है, और उसके बाद में a का मान यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो 40 का जब हम 2 बार करेंगे 40 गुणे 40 हो गया और उसके बाद में 16, 4 एक्किम 4 और 4 चौक 16, 4 दहाइयम 40 यानी 10 दहाइयम 100। इसका जो आंसर होगा ये 100 होगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपात इस प्रकार से आप लोग इतना जो है ये इतना याद कर लीजिएगा, ये तृतीय अनुपात में होता है, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर में क्या दे रहा है कि 28 नंबर में हमको करना है कि इतना एक कैसा व्यंजन है, ठीक है। ये सजातीय है, विजातीय है या इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका विजातीय व्यंजक हो जाएगा। उसके बाद में हम 29 नंबर की बात करते हैं। यहाँ भी पूछा गया है कि यह कैसा व्यंजन है, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये सजातीय हो जाएगा, ठीक है। वहां पे अलग था, x था एक जगह पे, एक जगह y था, इसीलिए विजातीय था, यहाँ पे सजातीय होगा। उसके बाद में 30 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि समीकरण में पक्ष होते हैं, जो पक्ष होता है समीकरण में LHS बराबर RHS, ये जो है समीकरण में होता है। तो समीकरण में जो है 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। 31 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इतना जो है कैसा व्यंजन है। 31 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण है या सरल समीकरण है, n घात समीकरण है या द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे घात जो है आपका यहाँ 2 है, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 3 रहता तो त्रिघात समीकरण हो जाता, यानी मैक्सिमम घात जो रहता है उसी को कहते हैं हम समीकरण के अनुसार द्विघात, त्रिघात, एक घात, ठीक है। एक घात रहेगा तो उसको सरल समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए अगर इसको जब आप ओपन करेंगे, ये जो 32 नंबर है, 32 नंबर को जब ओपन करेंगे a प्लस बी आप होल स्क्वायर, ए प्लस बी आप होल क्यूब ये है सॉरी, तो इसका क्या होगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये त्रिघात होगा, ठीक है, 3 घात जो है इसका मैक्सिमम आएगा। उसके बाद में जो है 33 नंबर की बात करते हैं। इतना का जो है ये मासा जो है हमको ज्ञात करना है, कितना 24 और 36 का हमको मासा ज्ञात करना है। तो सबसे छोटे से छोटे संख्या से काटते हैं, तो 2 हो गया, 2 2 जब 4 और 2 1 2 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद में 2 छक 12 दोनों 18, 3 से हम काटते हैं, 3 दूना 6 3 तिरिका 9। अब नहीं कटेगा तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 ये आपका HCF होगा। ये संख्या जो है हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब ऐसी कोई जो है संख्या नहीं है जो 2 और 3 एक साथ कट जाए। 34 नंबर में क्या दे रहा है कि व्यंजन x³ + 1 और x²
-1 का जो है मासा क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है जो सूत्र होता है a प्लस बी आप होल स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ सूत्र होता है a प्लस बी और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इतने को एक्स क्यूब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 1 है, यहाँ भी क्यूब हम कैसे कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन होगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी मतलब एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम ओपन ये कर देते हैं, एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक कोष्टक में और एक्स माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस 1 आपका कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन रहता है वही आंसर होता है। यहाँ एक्स प्लस 1 जो है आपका कॉमन रहेगा, तो ये आपका एक्स प्लस 1 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स प्लस 1 ये आंसर होगा, मतलब एचसीएफ होगा, ठीक है। 35 नंबर हम देखते हैं। 35 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इतना का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। 35 में ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का जो है एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और y 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे x गुणे वाई, यानी यहाँ पे जो दोनों में कॉमन रहे उसको जो है लिखा जाता है और जो बाकी बचता है उसको भी लिखा जाता है। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में y में यहाँ पे y कॉमन है, तो इसको x और y आपका हो गया और बाकी सब जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। यहाँ 4 भी है तो यहाँ 4 हम लिख दिए और यहाँ 3 है तो 3 को लिख दिए और उसके बाद में यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x और y हो गया। तो ये आपका एलसीएम इस प्रकार से प्राप्त हुआ, जो कि है 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 12 है, तो 12 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका जो है एलसीएम होगा। उसके बाद में 36 नंबर में यहाँ पे दिया है, 36 में क्या दिया हुआ है, यानी जो मैक्सिमम घात है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम प्राप्त होगा ये एक्स क्यूब होगा और वाई की मैक्सिमम घात का कितनी है, यहाँ पे वाई पे क्यूब है, तो मैक्सिमम घात जो है यहाँ पे आप आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स क्यूब और वाई क्यूब। उसके बाद में 37 नंबर की हम बात करते हैं, इतने का जो है मासा क्या होगा, यानी जो मिनिमम घात होता है वही मासा होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव है तो इसको जो है आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इसका जो है जो मिनिमम पावर होता है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो सकता है। एक्स स्क्वायर यानी मिनिमम घात और वाई की मिनिमम घात, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, ये 2, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर का आपका आ सही हो जाएगा। उसके बाद में 38 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 101 से बड़ी क्रमांगत संख्या होगी। क्रमांगत यहाँ पे दिया है तो 101, अगर इसमें प्लस हम 1 करेंगे तो 102 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि किस गुण के आधार पर ये सत्य है, ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि a माइनस बी गुणे सी बराबर ए
ए गुणे सी माइनस बी गुणे सी। तो ये आपका कौन सा गुण होता है? ये आपका व्याकलन पर गुणा का बंटन होता है, ठीक है। व्याकलन मीन्स घटाव हो गया और गुणा का बंटन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, जिस इसको हम ओपन जब करेंगे तो ये गुणा का बंटन नियम होता है। उसके बाद में यहाँ पे हम 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे माइनस माइनस 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि अगर हम इसमें जो है क्या हम जोड़ दें कि इसका मान जो है 0 हो जाए, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम जैसे यहाँ पे अगर हम 3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो ये -3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से a का जो है माइनस ये होता है, केवल साइन हमको चेंज करना है। तो माइनस यहाँ पे देख सकते हैं, एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 ये जो है आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो -8 जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा की लंबाई इतना, यानी भुजा का मान ए का मान जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद में उसका एरिया ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है पता होगा आपको? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें तीनों भुजा जो है ये भी ए बी ए बी तीनों भुजा जो है, जिसकी तीनों भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा का मान जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद में √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 गुणे 10 दाहियों 100, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। ये आपका आंसर होगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आपका यहाँ पे राइट बात सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है 42 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो एरिया होता है, एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त का ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, वृत्त का सूत्र। इसके आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर में दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार मैदान है, इसका रेडियस का मान जो है 7 मीटर दे रहा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल अगर त्रिभुज का वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका 7 दिया है, तो आर का मान 7 गुणे 7 हो जाएगा। ये कट गया, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो है बी सही होगा। ये आप लोग जो है सूत्र याद कर लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद में 44 नंबर में दिया कि घन के आयतन का सूत्र जो है, घन का आयतन जो होता है इस प्रकार से रहता है, घन जिसकी चारों भुजा जो है बराबर रहती है। इस प्रकार से आपका घन होगा। इसमें चारों भुजा ये भी है, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसके बाद में 45 नंबर में दिया है कि आयत का प्रत्येक कोण जो होता है, जो आयत होता है इस प्रकार से आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसमें जो है 90 अंश का होता है। तो समकोण त्रिभुज समकोण हो जाएगा, जो प्रत्येक कोण पूछा गया है आयत का, आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। 46 नंबर की बात करें तो इसमें जो है जो परिमेय संख्या है, यहाँ पे बताना है कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो 1.42 इस प्रकार से होता है, ये √2 का मान होता है, लेकिन √4 का मान जो है आप निकालेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 आएगा, जो कि ये परिमेय संख्या होगा। और
0.4 का मान 0.4 जो है ये पॉइंट में आएगा और उन 0.2 का मान भी जो है पॉइंट में आएगा, लेकिन 4 जो है आपका ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन पी ये क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी ये जो हर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका इसका ये 46 का नंबर आपका ये √4 आपका सही बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 47 नंबर में दे रहा है कि 47 नंबर में क्या है कि 33.328 में जो है 2 का हमको स्थानीय मान बताना है। तो 2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद में 10 पे पावर इधर से कितना अंक है 1 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो 2/100 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.02, ये आपका जो है आपका स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद में 48 नंबर में यहाँ पे दिया है कि 2 पे पावर x+1 बराबर 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इसको 2 पे पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x+1 इक्वल टू 2 पे पावर 4। ये घात ये आधार जो है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये समान है तो ये कट जाएगा। जो घाते हैं इसको जो है हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ये नियम होता है। तो x बराबर 4-1 होगा जो कि 3 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान पूछा गया है, 3 यहाँ पे आपका मान हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 49 नंबर की हम बात करते हैं, तो 49 नंबर में इसको जो है हमको सॉल्व करना है। 49 नंबर में क्या दे रहा है कि यहाँ पे तो इसमें सबसे पहले हम का को हटाते हैं, उसके बाद में भाग को करते हैं, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाव। तो इसमें अगर हम 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और भागे 1/4, यहाँ पे का है तो का के जगह पे हम सबसे पहले गुणा करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/8 होगा -3/8 प्लस 2/8 और यहाँ पे जो है इसका गुणा करेंगे और जब भाग करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा और 4 दूना 8, तो ये कट जाएगा। ये 1/8 होगा 3/8 और प्लस 2। तो यहाँ इस प्रकार से जो है इसका भी एलसीएम, ये 8 एलसीएम हो जाएगा सबका। यहाँ 1 माइनस 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 8, 8 दूना 16, ये -2 होगा प्लस 16 होगा, उसके बाद में 8 और प्लस 14/8, 2 सते 14, 2 चौक 8, 7/4 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 7/4 यहाँ पे है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है 50 नंबर में जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मान दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 3 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज क्या होगा 2 3 5। त्रिभुज का जो जैसे मान लो कि इस प्रकार से एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें अगर हम a माइनस बी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे c होना चाहिए और a प्लस बी, यानी कहने का मतलब ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब इस पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंडीशन होता है त्रिभुज का, ये कंडीशन आपके त्रिभुज का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे सी ए बी सी, सी अगर हम 5 मान लेते हैं, ये 5 हो गया और ए और बी जो है हम जोड़ लेते हैं तो 3, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 2 5 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है आपका ये लेस देन आ रहा है। ठीक है, जो कि बराबर आ रहा है। ठीक है, छोटा नहीं है सी का मान, यानी दो को जोड़ने पर छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सॉरी। दो को जब हम जोड़ते हैं दो भुजाओं को तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इक्वल दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या होगा, त्रिभुज संभव ही नहीं है। ठीक है, कोई किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा और आपके राजन सीरीज में विषमबाहु त्रिभुज दे रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद में 51 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 10 65 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है एलसीएम जो है आप लोगों को जो है निकालना आता होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं।
10 का एलसीएम 10, 65 और 91 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 2 से जो है इसको काटते हैं। तो 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा, सम होना चाहिए यूनिट डिजिट। उसके बाद में हम इसको 5 से काटते हैं। तो 5 एक्के 5, 5 तिया 15, 13 पचे 65 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे ये 5 से नहीं कटेगा। 13 91 अगर हम इसको 7 से अगर हम काट देते हैं, 1 और 13 हो जाएगा, और 7 एक्के 7 और 7 तिरिक 21। अब इसको हम 13 से अगर काटते हैं तो 13 एक्के 13, 13 एक्के 13। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आएगा। तो 5 दूना 10, 10 सते 70, 70 गुणे 13 और 13 सते 91, यानी इसका 910 जो है एलसीएम आएगा। इस प्रकार से आपका 51 नंबर कंप्लीट। 52 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो है कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे 2/3 हो गया, 4/3 हो गया। तो इसमें जो है अनेक प्रकार के जो है संख्याएं हो सकती हैं, यानी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। परिमेय दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो है दिया हुआ है 53 नंबर में, इसका मान क्या होगा। तो 3 + 2, इसको जो है ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और इसको गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3 7 + 2 गुणे 7। ठीक है। तो कहाँ पे इस रूप में लिखा है 3 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 7 + 2 गुणे 7, ये आपका बा सही हो जाएगा। उसके बाद में 54 नंबर में दिया है कि इतने को जो है गुणनफल ज्ञात करना है हमको, जो कि गुणा करना है। तो गुणा जब करेंगे तो x - 2 हो जाएगा, ये 7 है, सॉरी 7 हो गया, और x - 9 हो गया। तो इसको हम गुणा करेंगे तो x - 9 हो जाएगा, और उसके बाद में 7 x - 9 हो जाएगा। अब इसमें कोष्टक को जो है ओपन करते हैं तो x हो जाएगा, और 9x हो जाएगा, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, और 9 सते 63। यहाँ पे क्या होगा x² माइनस 9 7 16, x प्लस 63। तो ये आपका जो है ये गुणनफल प्राप्त हुआ, x² माइनस 16x प्लस 63। उसके बाद में हम 55 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया का मान दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर सॉरी, और हमको जो है आधार ज्ञात करना है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें एरिया का मान दिया है 48, और 1/2 आधार, आधार हमको ज्ञात करना है, और ऊंचाई का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 छक 48 और 6 दूना 12, आधार आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका आधार होगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में 56 नंबर की बात करते हैं। इतना का जो है 16, 32 और 64 का जो है एलसीएम हमको ज्ञात करना है। 16, 32 और 64 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम इसको ज्ञात करते हैं 16, 32, 64। एलसीएम वगैरह तो आप लोगों को आता ही होगा। इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16, और चलिए 8 32, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 एकम 4 दूना 8, 4 चौक 16। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका जो एलसीएम होगा ये 64 प्राप्त होगा। सभी को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद में 57 नंबर में दिया है इतना का हल क्या होगा। 1.5y - 7 बराबर 0.5y, इतना का जो है हल क्या होगा। तो 1.5 इसको इधर कर दीजिए 95, और उसके बाद में 7। तो 1.5 माइनस 0.5 अगर करेंगे तो इसका मान 1 प्राप्त होगा, जो कि y का मान जो है आपका 7 हो जाएगा।
58 नंबर की हम बात करते हैं। 58 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है इसको हल करना है। तो कोष्टक जो है ओपन ओपन करके हम लोग हल करते हैं। तो डायरेक्ट इसको हल करते हैं। वाई जेड, ये है वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। इसको हल करके हम लोग देखते हैं। तो ये होगा आपका वाई जेड हो जाएगा माइनस वाई एक्स हो जाएगा, जेड एक्स होगा और उसके बाद में जेड वाई होगा, उसके बाद में एक्स वाई होगा और उसके बाद में माइनस एक्स जेड होगा। अब यहाँ पे देखिए वाई जेड यहाँ है, वाई जेड और वाई जेड यहाँ है, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। और वाई एक्स और वाई एक्स और प्लस और माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 सही हो जाएगा। उसके बाद में 59 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, आधार इतना है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर हमने बताया कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे आधार का मान दिया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल आपका 45 हो गया, 1/2 आधार का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर और ये 45 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो 15 तिया 45 और 3 दूना 6, ऊंचाई का मान जो है आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम 60 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि परिमेय संख्या इतना से छोटी संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या जो है इतना से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसको जो है भाग करके अगर ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर हम भाग करेंगे 9/4 से, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद में 4 तो फिर 9 चौक 36, यहाँ पे प्राप्त होगा -0.44। ठीक है, ये इसका मान प्राप्त हुआ। और अगर यहाँ पे माइनस है तो छोटी संख्या सॉरी, यहाँ पे देखिए ये माइनस है और छोटी परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पे जो प्लस प्लस है ये तो होगी नहीं, क्योंकि प्लस है तो वो पूछ रहा है कि इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ प्लस है तो ये बड़ी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। अब यहाँ पे हमको जो है ये दो ऑप्शन देखना है, -1/9। जब -1/9 को हम करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा कि -0.11 प्राप्त होगा, और इसका मान जो प्राप्त होगा ये -0.77 प्राप्त होगा। नंबर लाइन पे इसको हम देखेंगे तो ये देखिए ये छोटी संख्या होगी, -0.44 से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो -0.4, यहाँ पे 44 की सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो ये जो है ये आपसे यहाँ इससे जो है -0.44 से जो है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रहा है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव होता है कि अगर पूर्ण संख्या, मान लो कि ये पूर्ण संख्या हो गया, इसमें कौन सी संख्या जो है इसमें जोड़े कि जो है 0 आ जाए। तो अगर इसमें हम माइनस ये जोड़ दे तो इस ये संख्या आपका a बराबर 0 प्राप्त होगा। तो इसका जो तत्समक अवयव होगा आपका 0 होगा। ठीक है, उसके बाद में 62 नंबर की बात करते हैं। इतने का जो है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम बता दे रहे हैं 840 होगा, क्योंकि इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आप लोग लगा लेंगे। 63 नंबर में दिया है, इसको जो है समीकरण इतने को जो है हमको हल करना है। तो 2.8 और 5.4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x को एक तरफ कर लेते हैं, -x बराबर 5.4 हो जाएगा। 2.8 -1 घटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1.8 x हो जाएगा। और 18 तिया 54 होता है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर x का मान जो है 3 आपका हो जाएगा।
उसके बाद में 64 नंबर की हम बात करते हैं, तो 64 नंबर में क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, वो आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो समबाहु समबाहु त्रिभुज का एरिया ये होता है रूट 3/4, सॉरी, तो हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, ये रूट 3/4 होता है, ठीक है। रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको जो है क्षेत्रफल दिया है, तो इधर जो है क्षेत्रफल की जगह पे लिख दीजिए 400√3, और यहाँ पे रूट 3/4 त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 से रूट 3 कट गया, और ए का मान जो है, ए स्क्वायर का मान 4 × 400 यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 × 400। ये आप ध्यान रखिए कि जब अंडर रूट निकालते हैं तो उसको जो है गुणा नहीं करते हैं, जहाँ पे आसानी पड़े। अब 4 का जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उसके बाद में 400 का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20×2 = 40, ये आपका जो है ये भुजा का मान ज्ञात हो गया है। ये बराबर, ये भुजा आपको मालूम हो गया है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें जो है तीनों भुजा जो है बराबर रहती है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब चारों ओर का जो होता है लंबाई, वो परिमाप होता है। तो 3 ये हो जाएगा। तो 3 भुजा का मान 40 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो 4×3 = 12, 120 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, परिमाप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 65 नंबर में दिया है, इतना को जो है योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं, x² - 2xy + 9y², और योगफल करना है तो प्लस कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में x² + 2xy और माइनस 8y², ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x² यहाँ है, x² यहाँ है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्लस प्लस दिया है, तो प्लस 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9y² और -8, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y²। ये आपका योग हो गया, 2x² + y², कहाँ है, यहाँ पे है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या इतना की समतुल्य जो है कौन सी संख्या होगी। तो अगर हमको जो है यहाँ पे समतुल्य संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, समतुल्य संख्या, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखिए 8×3 = 24 और 15×3 = 45, यहाँ किसमें जो है हम इस प्रकार से ला सकते हैं। तो अगर इसमें हम -8/15 में अगर हम 3 से ऊपर गुणा कर दे, 3 से नीचे गुणा कर दे, तो 8×3 = 24 हो जाएगा, और उसके बाद में 15×3 = 45। ये आपके ये समतुल्य आपका बासही हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई समतुल्य नहीं है। उसके बाद में समीकरण इतना का x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो x/4 + 10 = -4 होता है। तो x/4 हो जाएगा, और उसके बाद में -4, 10 को जो है इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -10। x/4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, और 10×4 = 14। x बराबर क्या हो जाएगा, -14×4 = 56। आपका यहाँ पे 56 राइट हो जाएगा। उसके बाद में 68 नंबर की बात करते हैं, वर्ग की भुजा दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है भुजा का मान 1.6 दिया हुआ है, ठीक है। और 16 16 कितना होता है, 256 होता है। जब गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद जो है राइट साइड से दशमलव लगेगा, तो 2.56 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपका ये जो भुजा दिया है ये मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी कर सकते हैं। तो 2.56 वर्ग मीटर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल। उसके बाद में 69 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी जो है सम अभाज्य संख्या यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 होता है, समअभाज्य संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होगा। उसके बाद में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, आधार इतना और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है द आएगा। ये आप लोग इस पे लगा सकते हैं कि एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस पे आप लगाएंगे, सबका मान रखेंगे, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, ये आएगा त्रिभुज की ऊंचाई। उसके बाद में 71 नंबर में दिया हुआ है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या होती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो है अनंत संख्याएं होती हैं। 72 नंबर में क्या दिया है कि 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मीन्स होता है आने वाला, तो ये 22 हो जाएगा। और उसके बाद में का अनुवर्ती 2 बार करना है हमको, ठीक है। तो इसमें अगर ये 23 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 23 हो जाएगा। 73 नंबर में क्या दे रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है ज्ञात करते हैं कि कितना इसका आंसर होगा। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है और इस मैदान की एक भुजा इतना है, दूसरी भुजा, तो इस प्रकार से आयत होता है। तो आयत क्षेत्रफल इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल में दिया है 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पे जब हम करेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 10⁴ मीटर। और लंबाई यहाँ पे एक भुजा की मान लो कि लंबाई दिया हुआ है, तो 125 हो गया। और उसके बाद में दूसरी भुजा की लंबाई बी यहाँ पे माने हुए हैं, तो बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको अगर हम 10 करते हैं इस प्रकार से, तो ये 5 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा, एक घात यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और 125 गुणे बी। अब यहाँ से 5 से 5 एक्के 5 और 5 दूना 10 5 25, यहाँ कितना होगा 10⁻³ मीटर और बराबर 25 बी। तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, 1000 बराबर 25 बी। 25 चौके 100 होगा और 0, तो बी का मान जो है, ये दूसरी भुजा का मान 40 मीटर आपको प्राप्त होगा। तो बी का मान जो है 40 मीटर हो गया, यहाँ पे सा सही होगा। उसके बाद में 74 नंबर की बात करते हैं। 1 घन मीटर बराबर होता है, जो 1 घन मीटर होता है ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1000 लीटर के बराबर 1 घन मीटर होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम 75 नंबर की हम अगर बात करें, तो 75 नंबर में क्या दे रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 3 है, 5 है, 8 है। तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज संभव है या नहीं, त्रिभुज संभव है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम त्रिभुज की कंडीशन की बात करें, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, अगर इन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो इसका जो कंडीशन होता है इसको हम लोग देखते हैं, इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a-b a+b। अगर हम घटाते हैं b-c, ये जो है आप लोग कंडीशन लिख लीजिएगा। उसके बाद में होगा a-c। अगर अब इसमें से जो है किसी पर भी ये कंडीशन आपका होता है जो त्रिभुज बनाने के काम आती है, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम c का मान 8 रखते हैं, ये इसके हिसाब से 8 रखते हैं, और अगर हम घटाते हैं 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, और उसके बाद में अधिक होना चाहिए, 5 और 3 8 होगा। तो यहाँ पे अधिक नहीं है बल्कि बराबर है, तो त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है त्रिभुज आपका संभव नहीं होगा।
अब उसके बाद में दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है कौन सी जो है इसमें प्राकृतिक संख्या है। 76 नंबर की हम बात कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल समाप्त करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है? जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में तो वहां पे होल नंबर प्राप्त होती है हमको। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या जो है आपका यहाँ पे दो हो जाएगा। दो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। अगर होल नंबर की बात करता है पूर्ण संख्या की तो जीरो सही होता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। ये जो पाई होता है ये परमेय संख्या नहीं होता, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो नहीं है, इसीलिए ये जो है आपका परमेय परमेय संख्या होगा, ठीक है। और पाई जो होता है ये अपरमेय संख्या होती है। 78 नंबर में यहाँ पे दिया है कि सर्वसमिका जो है ये निम्नलिखित में से सर्वसमिका कौन सी है। तो सर्वसमिका का कंडीशन क्या होता है? अगर इसमें हम देखें तो सर्वसमिका की कंडीशन जो होती है, इसका कंडीशन जो होता है ये इसमें LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है। ये सर्वसमिका का कंडीशन होता है। तो इसमें जो है कौन सा बराबर है? यहाँ पे देखिए कोई बराबर ही नहीं है और यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं? तो कोष्टक हटाएंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 2x प्लस 2। यहाँ पे देख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये दोनों जो है बराबर है। तो इसीलिए ये जो है सर्वसमिका आपको मिल गया, ये सर्वसमिका आपको प्राप्त हो गया। 79 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 3 पे पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81। अब 81 को जो है हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिरिक का 9, तिरिक 27, तिया 81, यानी इसको जो है हम 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 पे पावर x प्लस 2 हो गया, 81 को हम 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। इसका आधार बराबर है तो घातें बराबर होगी। तो x प्लस 2 बराबर 4 हो गया और x बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 होगा। ये x का मान जो है 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे 80 नंबर की हम बात करते हैं। 80 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इतना का जो है वर्ग रूप कौन सा होता है, यानी किसको सॉल्व करने पर जो है कितना प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, 6 संख्या है। तो यहाँ 3 है, जब इसका जो है स्क्वायर हम करेंगे तो इसका मान जो है कितना प्राप्त होगा? 0.1 2 3 4 5 1 इतना प्राप्त होगा। तो इसका जो है राइट आंसर बा हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं इतना का मान होगा, यानी 3/-4 माइनस -5/-4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में -3/4 -5/4, ये एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 होगा, -3 -5 -8/4 हो जाएगा। 4 के 4, 4 दूना 8 -2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 81 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 81 और 90 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? कौन सा अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे 81 आपका जो है कट जाएगा 3 से, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी है 81 और उसके बाद में अगर 3 दूना 6, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे जो है ये 83 और 89 ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जो है अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनुवर्ती मतलब आने वाली, तो 6 की जो है 7 होगी, केवल यहाँ पे 7 होगा। आने वाली मतलब एक जोड़ देते हैं तो प्राकृतिक संख्या अगला प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि x का मान जो है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है तो ये जो भुजा है, ये भुजा है, ये 180 अंश यानी एक रेखा पे जो है 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश यहाँ पे अगर हम करेंगे इसका योग, तो यहाँ मान लो कि p है, ठीक है। तो 180 अंश बराबर हो जाएगा 107 और प्लस p, 180 माइनस 107
बराबर p। तो जब 180 में से और 107 हम अगर घटा दें तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे? 180 में से अगर हम यहाँ घटा दें कितना प्राप्त होगा? 180 माइनस 107, तो 3 हो गया, यहाँ पे 7 होगा तो 73। इसका मान जो है ये 73 होगा, ठीक है? और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो त्रिभुज का जो है तीनों भुजाओं का योग जो है 180 अंश होता है, और यहाँ पे p का मान जो है 73 है, और उसके बाद में 51 है, और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना होगा? 3 1 4 होगा, और 7 5 12 प्लस x 180। अब 180 में से अगर 124 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180 में से 124 जब हम घटाएंगे तो 6 4 10 हो गया, 7 में से 2 गए 5, यानी x का मान जो है हमको 56 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम 85 नंबर की बात करते हैं। सबसे छोटा जो है पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक 0 हो गया, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत हो जाएगा, ठीक है? और इधर -1, -2, इस प्रकार से यहाँ पे माइनस अनंत, ये अनंत हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूर्णांक हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो 0 जो होता है ये ना धनात्मक होता है, ना ना निगेटिव होता है, और ना ही पॉजिटिव होता है। ये दोनों नहीं होता है, ठीक है? ये जो है आपका ये धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ से लेकर अनंत, माइनस अनंत से लेकर -1 तक जो है ये कौन सा पूर्णांक है? ये आपका जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा पूर्णांक जो होगा ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 0, आप यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दे रहा है ना। आपके राजन सीरीज में दा सही है, लेकिन दा बिल्कुल गलत है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यानी समबाहु त्रिभुज जो है आपके सिलेबस में दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है एरिया क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है? और जिसका परिमाप 3 है, तो परिमाप का मान जो है, जो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, इसमें तीनों भुजा जो है बराबर रहती है। तो परिमाप बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज में? होता है 3 गुणे भुजा। तो यहाँ पे जो है परिमाप का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान 3 हो गया, 1 होगा, 1 आपका ये भुजा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में रख देते हैं √3/4, और ये जो a का मान हमको 1 प्राप्त हुआ है, तो ये √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है। तो √3/4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में दिया है ना, ये कोई यहाँ पे यूनिट ही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे मीटर होना चाहिए, मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम मीटर कर देते हैं। इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं, ठीक है? A to Z जितना भी आपके राजन सीरीज में दिया था बिल्कुल समाप्त हो गया है। पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को आसानी से पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले मैराथन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।